नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति शासन की। देखिए दोस्तों, अब तक हम राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं आपको बता दूं तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है, जिसे हम राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन जो किसी राज्य विशेष पर या हम बात करें संबंधित राज्यों के पर लागू किया जा सकता है, यानी कि किसी एक राज्य पर और कई राज्यों पर एक साथ इसे लागू किया जा सकता है। अगली चीज हमने बात की थी आधार की, बेस क्या होगा, तो हमने बात की थी यहाँ पर दो आधारों की। पहला आधार था किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 356। दूसरी बात हमने की थी अनुच्छेद 365, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करने पर असफल यदि कोई सरकार रहती है, राज्य सरकार, तो उस पर भी क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसके पश्चात हमने बात की थी उसकी उद्घोषणा की, तो इसकी उद्घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस बेसिस पे करेंगे, या तो संबंधित राज्य का राज्यपाल इस संबंध में प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे, या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि किसी राज्य का शासन जो है, जो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से समाधान हो जाए तो राष्ट्रपति इस संबंध में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में हमने उद्घोषणा जारी रखने का प्रावधान भी पढ़ा था। तो उसमें देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत द्वारा अनुमति मिलना या पारित करवाना अनिवार्य है, आवश्यक है। 2 महीने में कौन सा बहुमत, संसद का साधारण बहुमत हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने बात करें तो हमने पिछली कक्षा में जो बात की थी कि भाई ये पारित हो गया तो उसके बाद इसकी अवधि कितनी होगी। तो देखो, जब तक अगर संसद का अनुमोदन नहीं मिला तो 2 महीने, संसद एक बार अनुमोदित कर देती है तो 6 महीने, और अगर प्रत्येक 6 महीने पर संसद इस प्रकार का अनुमोदन करती है तो अधिकतम 3 वर्ष तक इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या, कि देखो 1 वर्ष जब कंप्लीट हो गया है, यदि हम बात करें 1 साल जब कंप्लीट हो जाए इसका राष्ट्रपति शासन का, तो 1 साल के बाद में तभी जारी किया जा सकता है जब यहाँ ये 2 शर्तें पूरी करता हो। 2 शर्तें कौन सी, पहली, या तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, नंबर दूसरी, या निर्वाचन आयोग संबंधित राज्य के बारे में ये प्रमाणित कर दे कि साहब उस राज्य में अभी चुनाव कराने की परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है, बस तभी जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, अन्यथा 1 वर्ष के अंदर अंदर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि होगी तो 3 वर्ष आपको वहां पर ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको वापस लेने का तरीका, तो वापस लेने के तरीके की बात भी हम कर चुके हैं, वहां कंप्लीट कर चुके थे कि राष्ट्रपति जो है अपने किसी भी समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के प्रभाव के बारे में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा टू द पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक कंसेप्ट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी मेरे नए दोस्त हैं उनसे विशेष निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारे वीडियोस पर, उनको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड करें, जिससे हमारे निःशुल्क एजुकेशन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ति हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। अब राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव होगा, देखो सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां
अपने नियंत्रण में ले लेगा। या आपने कई स्थान पर ऐसा पढ़ा होगा कि अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से शासन चलाता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं कि यहां पर ये चीज कहना क्या चाह रहा है। देखो, राष्ट्रपति राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अपने नियंत्रण में ले लेता है तो यहां से जो चीज हमने देखी कि जो हमारे यहां पर जो सरकार है, हम बात करें यहां पर जो कार्यपालिका शक्तियां हैं। अच्छा, मैं 2 पॉइंट और लिख देता हूं यहां पे, जिसको आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। दूसरी चीज क्या है यहां पर? देखो, राष्ट्रपति राज्य की मंत्री परिषद को भंग कर देता है। ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि राष्ट्रपति राज्य की मंत्री परिषद को भंग कर देता है। अब मंत्री परिषद में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री और उसके अन्य मंत्री। ठीक है, यहां पर पूरा ध्यान रखना। अगली चीज, राष्ट्रपति शासन के दौरान, इस तरीके से लिख लो इसको, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को भंग करना आवश्यक नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी कि राष्ट्रपति राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। अब यहां इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति खुद यहां शासन करने आएगा। राष्ट्रपति का निवास दिल्ली में है, वहां से ही वो शासन करेगा, लेकिन वहां से वो शासन किसके माध्यम से करेगा? अरे किसी ना किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ना। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आपने एक कंपनी खोली और आप कंपनी के मालिक हैं। अब राजस्थान में आपने अपनी कंपनी के 33 जिलों में 33 ब्रांच खोली, तो प्रत्येक ब्रांच पे आप थोड़ी ना बैठेंगे, आप किसी ना किसी व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे, जो वहां का कामकाज देखेगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति सारा कंट्रोल अपने अंडर में ले लेता है, लेकिन संबंधित राज्य में किसके माध्यम से चलाता है? राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है। लेकिन राज्यपाल इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो राज्य का शासन चला सके, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा या तो मुख्यमंत्री या तो मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। याद रखना, किसकी नियुक्ति? मुख्य सचिव जो होता है उसकी। या यदि किसी राज्य में मुख्य सचिव नहीं है या राष्ट्रपति चाहे तो अन्य किसी व्यक्ति की भी नियुक्ति कर सकता है। यानी कि संबंधित जब राज्य में राज्यपाल
मुख्य सचिव या अन्य किसी व्यक्ति की मदद से शासन चलाता है। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। देखो मैंने यही आपको बताया, यानी कि अगर आपसे सवाल यही बनता है, सवाल जो बनता है उसकी बात को समझने का प्रयास करना। सबसे पहला सवाल बनता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कार्यपालिका शक्तियां किसके नियंत्रण में होती हैं? पहला आंसर है राष्ट्रपति के नियंत्रण में होंगी। दूसरा सवाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के दौरान किसके नाम पर राज्य का शासन चलाएगा? तो राष्ट्रपति के नाम पर। अगला सवाल इसी लाइन में से बनेगा कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के नाम पर किसकी सहायता से राज्य का शासन चलाता है? तो अब आंसर होगा मुख्य सचिव। क्लियर हो गया? आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, यानी कि जो यहां पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है या भंग कर देता है। ठीक है, भंग कर ही देता है दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि उसके बाद में ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है मैक्सिमम। तो यहां पर एक बात याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन भंग करता है? नंबर 1 ऑप्शन राज्यपाल, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 संसद, नंबर 4 प्रधानमंत्री, या उस आपके सामने होगा संघीय मंत्रिपरिषद। आपको याद रखना है कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान किसको भंग करना आवश्यक नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस होंगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान किसको भंग करना आवश्यक नहीं है? मंत्रिपरिषद, विधानसभा, सुनिएगा आप, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, कार्यपालिका, उपरोक्त सभी। तो कार्यपालिका भंग नहीं की जाती है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्तियां कहां चली जाती हैं? राष्ट्रपति के पास। मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं, यह भी ठीक है। किसको भंग नहीं किया जा सकता या किसको भंग नहीं करना आवश्यक है? तो वो आपका होगा विधानसभा, यानी कि विधानसभा को जरूरत पड़ने पर भंग किया जा सकता है। ऐसे सामान्य परिस्थितियों में उसे भंग करना आवश्यक नहीं है। एक तो होता भंग नहीं किया जाएगा, तब तो क्या होगा? कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका को भंग नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही में अगर हो जाए आपके आंसर, वहां पर क्वेश्चन आ जाए कि भंग करना आवश्यक नहीं है, जैसी लाइन में लिख रहा हूं आपको उसी लाइन के अनुरूप आंसर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां से उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल बनते हैं वो सारे आपने क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि जो जो सवाल जिस जिस स्वरूप में बनते हैं मैं उसी फॉर्मेट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपके मैक्सिमम से अधिक जो है आपके सवाल एग्ज़ाम में सही हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सारा लिख लिया होगा। तो आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे की बात हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, प्रभाव बचेगा, क्योंकि बाकी तो मैंने मिटा दिया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें थी वो आपको समझ में आई होंगी। आगे अब हम बात करें कि जो राष्ट्रपति शासन के दौरान और कौन कौन से प्रभाव राज्य सरकार के ऊपर पड़ते हैं, या राज्य के जो हम बात करें संवैधानिक प्रावधान हैं उन पर पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ आपके लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको। पहले पूरा लिख लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखना चाह रहा था। राष्ट्रपति शासन के दौरान
राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन के दौरान इसी से संबंधित क्या आया निकल के, राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अब देखो दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो लाइनें मैंने लिखी है काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं लाइनों को आधार बनाकर यदि मैं आपसे कहूं कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। और सच में ऐसा हुआ भी है। देखिए, अब मैं बताता हूं कैसे क्या हुआ। पहले इन लाइनों का अर्थ समझ लो, फिर मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, किस प्रकार से वर्तमान में उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुनिएगा। देखो, पहले तो राष्ट्रपति शासन के दौरान किसकी शक्तियों का, राज्य विधानमंडल की शक्तियों का, या हम यूं भी कह सकते हैं कि राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया। आपसे सवाल ये पूछता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, संसद करती है। ठीक है। दूसरा सवाल यह बनता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो वो भी कौन बनाती है, संसद बनाती है। क्लियर हो गया। अब देखो, इसकी एक स्टोरी समझना। जम्मू कश्मीर हम बात करें, स्टेट है आपका, और जम्मू कश्मीर में आपको पता है पहले वहां पर राज्यपाल शासन लगता है। यानी कि प्रारंभ के 6 माह में यदि वहां पर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती थी, पहले हमारे यहां जहां सीधा राष्ट्रपति शासन लगता है, वहां पहले क्या लगता है, राज्यपाल शासन। इसके बाद में जब 6 माह पूरे होते हैं, उसके बाद में वहां पर लगता था राष्ट्रपति शासन। फिर जाके क्या लगता था, राष्ट्रपति शासन। अर्थात यदि हम आगे बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति शासन जब 6 माह पूरे हो गए, उसके बाद में प्रारंभ होता है। जब इस दौरान जब वहां राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया और वहां की विधानसभा को फिर भंग कर दिया गया, और हम बात करें वहां की मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया, और वहां पर किसी भी दल को पास स्पष्ट बहुमत नहीं था सरकार बनाने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर पहले राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन विद्यमान रहा। दोस्तों, अब यहां से सबसे इंटरेस्टिंग बात यदि मैं करूं और आपको समझाने का प्रयास करूं, तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देखना। आप देखो, जैसा कि मैंने कहा कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी, संसद। तो यानी कि वहां की जो विधानमंडल है, तो वहां के विधानमंडल के रूप में किसने काम किया, संसद ने काम किया। ठीक है। और विधानमंडल के रूप में काम करेगी तो विधानमंडल किस पर कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर। तो इस पर कानून कौन बनाएगा, वर्तमान में इस पर कानून बनाएगा साहब, संसद बना सकती है। क्लियर हो गया।
यहां का जो जम्मू कश्मीर का संविधान, जो पहले भारतीय संविधान की धारा 370 में विद्यमान था, उसमें कहा गया था कि इस जम्मू कश्मीर के संविधान में यदि जम्मू कश्मीर किसी भारत में जब भी मिलना चाहेगा तो इसमें दो तरीके थे, या तो राज्य की विधान सभा, या जिसको हम कहते हैं विधानमंडल, आप कह सकते हैं राज्य का विधानमंडल, या जनमत संग्रह। या तो जनमत संग्रह करवा लिया जाए, तब जम्मू कश्मीर किसी अन्य स्टेट, अन्य जो हम कहें देश में मिलेगा, या फिर यहाँ की राज्य की विधानमंडल जब इस संबंध में ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तभी यह संभव होगा कि जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया जाएगा। भारत के राज्य के रूप में उसे दर्जा प्राप्त है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग से एक संविधान था, जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां थी दोस्तों। यानी कि जो कानून पूरे भारत पर लागू होता वो जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं होता, ऐसी सिचुएशन थी। तो तात्कालीन सरकार ने इस चीज के, ऐसी परिस्थितियां जब विद्यमान हो गई, राष्ट्रपति शासन विद्यमान था, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान कानून कौन बनाएगा? संसद। तो वहां के विधानमंडल के रूप में कार्य करते हुए संसद ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। किसने कर दिया? संसद ने। किसके रूप में काम करते हुए? विधानमंडल के रूप में। तो काम किसका हुआ? विधानमंडल का। किया किसने? संसद ने। ठीक है। इसके बाद में ये प्रस्ताव पारित करके जो आपके हम बात करें कहां भेज दिया? संसद को। यहां पे प्रावधान था कि ये विधानमंडल पारित करके, ऐसा प्रस्ताव विधानमंडल पारित करके कहां भेजेगी? संसद को। और संसद इस संबंध में इसको क्या करेगी? अनुमति प्रदान करेगी, अनुमोदन करेगी। संसद इस संबंध, इसको प्रस्ताव को पारित करेगी तो क्या होगा? फिर ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और फिर वो क्या होगा? एक भारत के हम कहें पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हो जाएगा, जिससे सभी कानून उसके ऊपर समान रूप से लागू होंगे। तो वर्तमान में ये प्रोसेस हुआ, संसद ने पारित कर दिया, शामिल हो गए, तो वापस कहां आना था? संसद के पास। तो संसद तो ऑलरेडी पारित कर चुकी थी, उसने राज्य विधानमंडल के रूप में कार्य करते हुए पारित कर दिया, और संसद के रूप में पारित करते हुए पारित कर दिया, कार्य करते हुए पारित कर दिया। देखो दोस्तों, विधानमंडल के रूप में भी पारित कर दिया और संसद के रूप में भी पारित कर दिया। तो जब दोनों जगह से, यानी कि एक ही बार में इसने इस प्रस्ताव को पारित करके सीधा कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने इसे क्या कर दी? अनुमति प्रदान कर दी। जैसे ही अनुमति प्रदान की, अर्थात ये प्रस्ताव लेकर आया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के क्या कर दिए जाएं? जम्मू कश्मीर राज्य को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, और इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, जिसको हम वर्तमान में जिसको हम कहते हैं, एक तो J&K और दूसरा आपका जो है वो है लद्दाख। उम्मीद करता हूं आपको ये रामायण समझ में आई होगी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही हुआ दोस्तों। अब इसे न्यायालय में चुनौती दिया गया है, चुनौती दी गई है। अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देखें तो ये लीगल है, इसे आप अवैध नहीं ठहरा सकते। आगे फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो काफ़ी मायने रखता है इस संदर्भ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप इसको उतार लीजिए, इस रामायण को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आपके किसी काम की है नहीं। बेसिकली इसको समझाने का उद्देश्य यही था कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें, जो मैंने आपको ऊपर जो आपके 2 पॉइंट लिखाए हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो दोस्तों, यहां पर आप 2 पॉइंट और लिख लीजिए।
अब सपोज करो कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, ठीक है साहब, राज्य विधानमंडल के रूप में संसद काम कर रही है, लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तब याद रखो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब यहां से सवाल बनता है, सवाल क्या बनता है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राष्ट्रपति शासन के दौरान। स्पेशली आपको ध्यान रखना है किसके दौरान जारी किया सकता है? राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद यदि हम बात करें आगे, तो आगे देखिए एक और चीज है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से होने वाले खर्चों को अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहां से भी क्लियर हो गया होगा कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य की संचित निधि से होने वाले खर्चों को अनुमति कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति। और यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो राज्य सूची की संचित निधि से होने वाले खर्चों को संसदीय क्या करेगा? स्वीकृति प्रदान करेगा। ठीक है, तो आपको यहां पे ये क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे बात कर सकें। मिटा देता हूं दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो दोस्तों, ये तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रभाव था, यानी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का जो शासन होगा उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे उन पर बात हो गई। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि अब तक राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक कहाँ लगा है, उसके बारे में सबसे पहले कहाँ लगा था, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कई बार यहाँ से भी सीधे सवाल आपके पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम इससे पहले भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, विशेष। विशेष क्या है? राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
ठीक है दोस्तों, अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा। वैसे आपने जैसे ही न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायालय में चुनौती, देखो यदि संघ सरकार के द्वारा किसी राज्य पर जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जैसा मान लीजिए वर्तमान में राजस्थान के संदर्भ में आप ले लीजिए। राजस्थान में अशोक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, उनके पास पूर्ण बहुमत है। सपोज कीजिए, अभी है या नहीं है ये तो साबित करने पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए अशोक गहलोत जी के पास पूर्ण बहुमत है और केंद्र सरकार जबरदस्ती राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। ऐसी परिस्थितियों में अशोक गहलोत जी यहां के इस राष्ट्रपति शासन को कहां चुनौती दे सकते हैं? न्यायालय में। देखो दोस्तों, न्यायालय ने कुछ इस प्रकार के प्रावधान कर रखे हैं। न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था जिसमें यह साफ साफ कर दिया था कि यदि राष्ट्रपति शासन बिना किसी तथ्यों के आधार पर लगाया गया, जबरदस्ती किसी राज्य सरकार को अपदस्थ किया गया, तो उच्चतम न्यायालय को या न्यायपालिका को यह अधिकार होगा कि वह जिस तिथि से राष्ट्रपति शासन लगाया था उस तिथि से वापस राज्य सरकार को, उसी मंत्रिपरिषद को, उसी विधानसभा को, सभी को बहाल कर सकती है। काफी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद में केंद्र सरकार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले वहां की एक एक बारीकी की जांच कर लेती है कि अब वास्तव में ऐसा है या नहीं है। वर्तमान में अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन नहीं लगने का यही कारण था, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले के आसपास की बात है, तब इस प्रकार का राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तब उस समय वहां की सरकार को वहां के हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम डिसीजन सुनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति शासन पर वहां पर इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। ठीक है, अब हमारे महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो फैक्ट्स आपके सामने सवाल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सवाल, उन पर आते हैं दोस्तों। चलिए, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां हम बात करें तो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहली चीज है सर्वप्रथम, आपसे पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो आपको याद रखना है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया। इसी से संबंधित एक और तथ्य ले लो पंजाब से ही, सर्वाधिक लंबी अवधि तक, सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया कहां लगाया गया दोस्तों? तो ये भी आपका क्या है? पंजाब। ठीक है, लगभग 5 साल यहां पर लगाया गया था। अब आप कहेंगे सर 5 साल, आपने तो कहा संविधान में 3 साल लिखा हुआ है, यहां 5 साल कैसे लगा दिया गया? देखो दोस्तों, इसके लिए संविधान में बाकायदा संशोधन किया गया था कि केवल पंजाब राज्य के संबंध में यहां पर 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ठीक है, यानी कि संसद संशोधन करके इस सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। जैसा हमने बात की 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 वर्ष का प्रावधान किया गया था ना, उसी प्रकार। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं संसद ने संविधान संशोधन करके इस सीमा को आगे बढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, अब देखो सबसे लंबी अवधि तक हो गया। अब देखो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर राज्य में लगाया गया। किस में लगाया गया? मणिपुर राज्य में लगाया गया। कितनी बार? 10 बार लगाया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो आगे यदि हम बात करें तो देखो सर्वप्रथम हो गया, सर्वाधिक हो गया और सर्वाधिक लंबी अवधि तक हो गया। देखो इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, सर्वाधिक लंबी अवधि और सर्वाधिक बार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर्वाधिक लंबी अवधि पूछता है तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? पंजाब। और सर्वाधिक बार पूछता है तो कहाँ पर है? हम बात करें मणिपुर में लगाया गया दोस्तों। और सर्वप्रथम अगर आपसे इस शब्द का प्रयोग करता है तो आपको ज्ञात है कि सबसे पहले कहाँ लगाया गया? पंजाब में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? पंजाब में लगाया गया। अब इसी के साथ वे राज्य जहां अब तक एक भी बार, या आप ऐसा सीधा लिख सकते हैं, वे राज्य जहां अब तक राष्ट्रपति शासन का व्यवहारिक प्रयोग नहीं हुआ। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो ऐसे 2 स्टेट हैं दोस्तों। पहला तो है तेलंगाना, अभी हाल ही में बना है, और दूसरा है छत्तीसगढ़। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। इसका अर्थ यदि आपसे वो पूछ ले कि अब तक कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो अब तक वैसे तो बात करें 27 राज्यों में लग चुका। क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य था। लेकिन यदि वो पूछे वर्तमान में, तब कितना होगा? 26। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में राज्य की श्रेणी से किसको हटा दिया हमने? जम्मू कश्मीर को। क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां तक आपने मोटे तौर पे ये सारी चीजें पढ़ ली, तो फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद में मैं बात करने वाला हूं संघ शासित प्रदेशों पर। देखो इससे पहले 2 पॉइंट मैं और लिखवाऊंगा कि किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक हुआ। तो ये 2 पॉइंट्स में मैं आपको और लिखवाने वाला हूँ। इसके बाद में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान में अब तक कितनी बार लगा। तो राजस्थान में अब तक 4 बार लगा। तो ये 3 पॉइंट जब मैं आपको पूरे कंप्लीट करा दूंगा, इसके बाद में मैं बात करूंगा केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बात करें। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपने लिख लिया होगा, अर्थात स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग
राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सर्वाधिक किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के काल में किया गया? दोनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, यदि राष्ट्रपति पूछे तो आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी, जिनके कार्यकाल में लगभग 20 बार, हम बात करें लगभग क्या, एग्जैक्ट 20 बार उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया था। इसी प्रकार यदि प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी, जिनके कार्यकाल में अब तक 49 बार, यानी कि उनके कार्यकाल में 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए मैं आपको जो है ये 2 पॉइंट लिखवा देता हूं। तो नंबर 1 बात करूं तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, और नंबर 2 हैं वी गिरी। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है कितनी बार है? 20 बार है दोस्तों। इसी के साथ यदि प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कौन है? इंदिरा गांधी। अच्छा, वी गिरी का कितना बार है? 19 बार। इसका भी आप लिख लेना, ऐसा नहीं हो आपको फिर मन में रहे कितना था। तो 19-20 का अंतर है यहां पर, आप ये कह सकते हैं। क्या है यहां पर? 19-20 का अंतर है दोस्तों। चलो देखिए, अगला है राष्ट्रपति शासन आज तो बारिश होने के कारण काफ़ी कीड़े आए, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ राजस्थान में जब बारिश होती है तो आपको पता है बारिश होने के बाद में कीड़े निकल कर आते हैं, और उसके बाद में क्या हाल होता है आप भी जानते हो। ऐसी सिचुएशन में जहाँ लाइट दिखती है कीड़े आक्रमण कर देते हैं, और इस समय उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण किया हुआ है। कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप कितना ही पैक कर लीजिए, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक प्रयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? या आप सीधा भी लिख सकते हैं राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सर्वाधिक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो कौन है वो? इंदिरा गांधी। नंबर 1 कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, कितनी बार? मैंने आपको बताया 49 बार। तो क्लियर हो गया होगा, 49 बार। और यदि आप नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर हैं आपके यहां पर मोरारजी देसाई। नंबर 2 पर कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। जिनके कार्यकाल में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है? जिनकी अब बात करें तो 12 बार।
इनके कार्यकाल में कितनी बार? 12 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फैक्ट्स और ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती रही है। आगे भी मैं इसी प्रकार की और भी बेहतरीन मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आने वाला हूं। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में, जो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कौन कौन से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश अर्थात संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अब तक कितनी बार लगाया गया, क्योंकि इस पर विस्तृत रूप से पढ़ना आवश्यक है। कारण वर्तमान में आपके सामने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ऐसी स्थिति में ये एक चर्चा का प्रमुख कारण है और यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी सवाल गलत हो। इसी कारण से मैं आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने देना चाहता, इसीलिए मैं उसको काफ़ी विस्तृत रूप से लेकर आने वाला हूँ। हालांकि जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 239 ए बी पढ़ेंगे तो वहाँ पर संघ शासित प्रदेशों के जो राष्ट्रपति शासन की बात की गई है वो उस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनेगा कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय पहले बार में राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, इस प्रकार से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे दोस्तों। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ आप इसी लाइन में नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ से देखो, राजस्थान में अब तक राजस्थान में अब तक 4 बार, कीड़े परेशान कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है या लगाया गया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 बार कब कब लगाया गया ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, एक तो 1967, एक 1977, एक 1980 और एक 1992, अर्थात 1967, 1977, 1980, 1992। अब इस समय जब राष्ट्रपति शासन लगाया तो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? संबंधित हमारे राज्य में राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, उसकी अवधि क्या थी और जो उस समय क्या आधार रहा, किस बेसिस पे हमारे यहाँ लगाया गया। तो इन सभी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों से आज विदा लेना चाहता हूँ, ठीक है। आगे हम पुनः मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।